चुड़ैल वर्सेस भेड़िया। वो पूर्णिमा की काली रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। घने काले बादलों ने चंद्रमा को अपने आगोश में ले रखा था। रात के जुगनू जगमगा रहे थे। इतनी काली रात में जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से गांव की गलियों के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के अंदर एक जगदीश नाम के आदमी का घर था। जगदीश का एक पालतू कुत्ता भी था, जो इतनी रात के समय अचानक से उठता और यहाँ वहाँ देखकर भौंकना शुरू कर देता। तभी अचानक से जगदीश की नींद खुल जाती है और गुस्से में वो अपने कुत्ते के पास जाता है। अरे क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया है क्या? इतनी रात में भौंक भौंक कर सिर में दर्द कर दिया है। अगर अब तो चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। जगदीश के गुस्सा करने के बाद भी कुत्ता चुप नहीं होता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रुक, ठहर जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे अच्छे से सबक सिखाना होगा। तभी जगदीश पास में रखी हुई एक छड़ी उठा लेता है और अपने कुत्ते को मारने लगता है, जिसके बाद कुत्ता शांति से बैठ जाता है। लेकिन कुत्ते के शांत होने के बाद उसे एक अजीब सी घुराट की आवाज आती है, जिसके बाद जगदीश यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन तब भी अचानक से उसे जंगल की तरफ से उसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। अरे इतनी रात में वहां कौन हो सकता है? मुझे एक बार देखना चाहिए। जगदीश जंगल से दूर खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। तभी उसे अचानक से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद जगदीश बहुत डर जाता है। तभी उसे पीछे से किसी जानवर के घुर्राने की आवाज आती है। जगदीश डरते डरते जैसे ही पीछे की तरफ पलटता है, उसके पीछे बहुत ही भयानक भेड़िया खड़ा होता है, जिसे देखकर जगदीश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भेड़िया जगदीश को देख देख कर घूरता रहता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल होती है। जैसे ही जगदीश भागने की कोशिश करता है, भेड़िया उसे पकड़कर उसकी गर्दन खा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद भेड़िया वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले जगदीश की लाश जंगल के बाहर देखते हैं, तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, कितनी बुरी तरीके से मारा है इस आदमी को। जरा देखो तो, मुंडी तो है ही नहीं। लगता है रात के समय जंगल से कोई जंगली जानवर आया होगा, जिसने इस आदमी के ऊपर हमला कर दिया। सुष्मिता की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया हो। कुछ ही देर बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और इस बात को अनदेखा कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। तभी जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है। रात के समय पनघट के पास दो औरत अपनी मटकियां भरकर घर की तरफ जा रही होती हैं कि तभी उन्हें भेड़िए की गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों औरत बहुत घबरा जाती हैं और अपने घर की तरफ निकलने लगती हैं कि तभी उनके पीछे से एक बहुत ही भयानक भेड़िया आता है और रेखा को दबोच लेता है। जैसे ही वो सुष्मिता के ऊपर हमला करने वाला होता है, इतने में सुष्मिता एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रहा है? आखिर तू इन गांव वालों को क्यों मार रहा है? कई सालों से इंसानों का खून मेरे मुंह नहीं लगा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा इस गांव में ढेर सारे इंसान हैं। अब मैं रोज इंसानों का खून पीकर अपनी प्यास और भूख मिटा सकता हूँ। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुझे मौका दे रही हूँ, इस गांव से दूर चले जा। भेड़िया चुड़ैल की एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी ताकत से भेड़िए के ऊपर काबू कर लेती है और उसे अपने नुकीले नाखूनों से नोचने लगती है, जिसके बाद भेड़िया घायल हो जाता है और वापस जंगल में भाग जाता है। सुष्मिता भी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है और अपने घर लौट जाती है।
अगले दिन सुबह जब गांव वालों को रेखा की लाश पनघट के पास दिखाई देती है तो गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर से एक और लाश। लगता है गांव के जंगल में कोई बहुत ही भयानक जानवर है जो ये सब कर रहा है। हम लोगों को इस तरह हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आखिर कौन है जो लोगों को इस तरह मार रहा है? क्या पता वो कोई इंसान हो। प्रमोद की बात सुनकर गांव के सभी लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी वेरिफिकेशन शुरू कर देती है। लेकिन कई दिनों तक वेरिफिकेशन चलने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगता। तभी एक रात सुष्मिता अपने पति प्रमोद के साथ सो रही होती है। तभी अचानक से भेड़िए के रोने की आवाज आने लगती है। भेड़िए की आवाज सुनकर प्रमोद की आंख खुल जाती है और वो अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कहीं वो भेड़िया मेरे दरवाजे के बाहर तो नहीं खड़ा। लगता है मुझे एक बार बाहर देखना चाहिए। मैं अपनी पत्नी को खतरे में नहीं डाल सकता। प्रमोद भेड़िया को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। इसीलिए वो वापस अपने घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे भेड़िए के घुर्राने की आवाज आती है। जिसके बाद प्रमोद जैसे ही पलटकर देखता है, उसके सामने एक बहुत ही भयानक खूनी भेड़िया खड़ा होता है। भेड़िया जैसे ही प्रमोद के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही सुष्मिता अपने चुड़ैल के रूप में उसके सामने आ जाती है और उसे उठाकर फेंक देती है। आखिर तेरा मेरा सामना दोबारा हो ही गया। उस दिन तो तुम मुझ पर हावी हो गई थी, लेकिन आज मैं तुझे मार दूंगा। उस दिन तूने मुझे कई जख्म दिए, जिसका बदला मैं आज तुझसे लूंगा। मुझे तो पता ही था कि तू वापस जरूर आएगा। उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब मैं तुझे मार कर इस गांव से भेड़िए का डर दूर करूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही भेड़िया उसके ऊपर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसका पूरा मुकाबला करती है और अपने नुकीले नाखूनों से उसे नोचने लगती है। जिसके बाद भेड़िए को उठा उठा कर पटकने लगती है और भेड़िया और चुड़ैल में जबरदस्त लड़ाई होती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने नुकीले नाखून भेड़िए की गर्दन में घुसा देती है, जिससे भेड़िए की मृत्यु हो जाती है और वो वहाँ से मुक्त हो जाता है। ये सब प्रमोद खड़ा हुआ देखता रहता है। तभी भेड़िए को मारकर चुड़ैल वापस से इंसानी रूप ले लेती है। जिसके बाद ये सब देखकर प्रमोद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सुष्मिता से पूछता है, कौन हो तुम? तुम एक चुड़ैल कैसे हो सकती हो? मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लगता है मैं कोई गहरे सपने में हूँ। बताओ सुष्मिता, आखिर इन सब के पीछे क्या राज है? प्रमोद की बात सुनकर सुष्मिता रोने लगती है और रोते हुए प्रमोद को अपने बारे में बताने लगती है। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी। मैं थोड़ी नादान थी और बहुत चंचल भी थी। मेरी एक नादानी ने मेरी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दी। एक दिन की बात है, मैं नदी किनारे नहा रही थी। कुछ ही देर में नहाकर मैं अपने वस्त्र पहन लिए थे। मैं जंगल के रास्ते वापस अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक ऋषि मुनि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। जब मैं उनके पास गई तो मुझे उनके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। इसीलिए मैं वापस नदी किनारे गई और एक मटकी में पानी भर कर लाई और मैंने वो पानी ऋषि मुनि के सर के ऊपर डाल दिया। पानी डलते ही ऋषि मुनि की आंखें खुल गई, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मुझे कहा, नादान लड़की, तूने क्या किया? तू जानती भी है कि तूने मेरी घोर तपस्या को एक ही झटके में भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू केवल एक औरत नहीं, तेरे अंदर एक चुड़ैल का वास होगा, जो कभी भी तेरे ऊपर आ जाएगा। जब तक पूरे 5 साल नहीं होते, तब तक तू श्राप से मुक्त नहीं होगी। उस दिन मैं ऋषि मुनि के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वहाँ से चले गए। समय रहते मैंने अपने अंदर की चुड़ैल पर कंट्रोल कर लिया। बस 1 साल बाद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं एक साधारण महिला बन जाऊंगी।
प्रमोद सुष्मिता की बातों को सुनने के बाद उसके ऊपर यकीन करता है और उसे वापस घर में ले आता है। जैसे ही सुष्मिता का आखिरी साल खत्म होता है, उसे उसके चुड़ैल वाले रूप से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद सुष्मिता अपने पति प्रमोद के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है।